अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी हाफिज़ हारिस अहमद। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अपकमिंग पेपर 9th क्लास फिज़िक्स का है जो कि ट्यूसडे को है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि सर हम एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन दूंगा कि बच्चों एमसीक्यूज़ के लिए परेशान ना हो। जो चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ उनको ज़रा जहन नशीन रख लेना। देखो, आपके पास जो एमसीक्यूज़ का मामला होगा तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर नंबर 1 से आप लोग क्या करोगे, आपने इसमें देखना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको जहन नशीन रख लेना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो भी आपकी हैं, अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं कितनी, 7। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम लिख दिए, पहली बात। फिर दूसरी बात, आपने इसमें ना ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को पढ़ लेना। आपसे एमसीक्यू में ब्रांचेस के हवाले से कुछ पूछा जा सकता है, जैसे लाइक के द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डैश इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ। तो अर्थ एनर्जीज, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा, एक जियोलॉजी का ऑप्शन होगा, आप उस पर टिक कर दोगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ और होगी, और वो होगी कि आपको जो है वो यूनिट कन्वर्जन्स दे दी जाएंगी। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स। तो इन यूनिट कन्वर्जन्स को ज़रा देख लीजिएगा, किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो को मैं आप लोगों से लिंक में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 2। एमसीक्यूज़ के लिए चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर नंबर 2 में आप लोग जो है वो एमसीक्यूज़ किस तरीके से करोगे, ज़रा इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 2 आपका है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ मोशन की जो है वो देख लेना कि टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो मेरे पेपर के अंदर कुछ डिस्टर्ब थे। ये याद रखिएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन एक अलग चीज़ है और सर्कुलेटरी मोशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है, सर्कुलेशन एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर सर्कुलेशन जो है वो उसमें पूरी बॉडी मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन होगी। अगर सर्कुलेशन में बॉडी का एक पार्ट फिक्स्ड है और उसका दूसरा पार्ट मूव कर रहा है, जैसे आपका जो फैन होता है उसका जो रॉड होती है वो फिक्स्ड होती है और जो उसके विंग्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसी मोशन रोटेटरी कहलाएगी। इसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद आपके पास आएगा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर कभी एक्सेलरेशन जो है वो मिसाल के तौर पर अगर कभी वेलोसिटी प्लस हो रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और अगर कभी वेलोसिटी माइनस हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। इसको देखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद आप लोग देख लेंगे इस चैप्टर के अंदर के जो एक्सेलरेशन आती है ड्यू टू ग्रेविटी वाली बात, यानी कि आप देखोगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाले टॉपिक को। इसको ज़रा पढ़ लेना। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है वो आपको, इस पर भी मैं आपको की पॉइंट बता दूं कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटी माइनस होती है, और अगर कोई बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटी क्या होती है, प्लस होती है। अच्छा भाई बच्चों, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के पास। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। अब चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले तो आपके पास आता है न्यूटन लॉ। मिसाल के तौर पर न्यूटन लॉ में सबसे पहला लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। तो भाई इसको देख लेना कि अगर इसमें यहाँ पर एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा कि मिसाल के तौर पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। सही है, सॉरी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अब एक और बात, अगर वो आपसे कहते हैं कि लेट इफ मास बिकम्स 2 टाइम्स, लेट से, एंड एक्सेलरेशन बिकम्स 3 टाइम्स, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होगी, तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि मास 2 टाइम हो गया और जो है वो एक्सेलरेशन 3 टाइम हो गई, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 3 जा 6, और आपने लिख दिया कि जो फोर्स होगी वो 6 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी। ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज में एक और चीज़ आ सकती है और वो है मोमेंटम।
मोमेंटम को ज़रूर देख लेना कि अगर आप मोमेंटम में भी यही बात है कि अगर आप मोमेंटम में मास को इंक्रीज़ करोगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगी और वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगी। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो डायनामिक्स वाले चैप्टर के अंदर जो चीज़ आएगी वो होगी जिसे आप कहते हैं कि फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट देखो, अगर मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि दो जैसे आयरन पीस है तो आयरन पीस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर रबर है तो रबर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो इस टॉपिक को देख लेना, इससे आपके एमसीक्यूज बनने के चांस होंगे। ओके जी, नाउ मूव ऑनवर्ड्स। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में पेपर के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर पहली चीज़ तो यह है कि आपको इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब आइए इक्विलिब्रियम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इक्विलिब्रियम में ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाली चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इन तीनों में जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली बात होती है ना, उसको ज़रूर देख लेना, उससे एमसीक्यूज बनने के चांस है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो ये जो वेक्टर वाला टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांस है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट्स टूट सकते हैं, एक एक्स और एक वाई। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि 2 जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, इस चैप्टर में उसके बाद एक और चीज़ है और वो है आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर 2 बॉडीज़ हैं और वो दोनों बॉडीज़ जो है वो मिसाल के तौर पर एक मैं बात करता हूँ, लाइक दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सीसॉ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेट अप्लाई किया और वो वेट है W1 और यहाँ पर मैंने एक वेट अप्लाई किया और वो है W2। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा D1 और यहाँ पे डिस्टेंस होगा D2। तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F1 क्रॉस D1 और ये बराबर होगी F2 क्रॉस D2। ठीक है भाई, तो इट्स मीन्स के अगर मैं F1 को डिवाइड करवा दूँ किससे? F2 से, तो ये बराबर होगा D2 अपॉन D1। तो यहाँ पर एक बात हमारे सामने आती है कि इसमें F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो फोर्स कम लगती है और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देखिएगा एमसीक्यू के हवाले से। ठीक है, और स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, इससे इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ में आपको आसानी हो। सही है भाई बच्चों? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर आता है बच्चों, वो चैप्टर आता है चैप्टर 4 के बाद। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज फोर्सेस एंड मैटर। फोर्सेस एंड मैटर एंड मैटर। इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने जो जो चीज़ें देखनी है उसको मैं बता देता हूँ। पहले तो आप लोग KMTs देख लोगे तीनों के, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। जैसे कि सॉलिड की शेप, लिक्विड की शेप और जो आपके पास गैसियस स्टेट्स हैं उनकी जो शेप्स होती हैं उसको। सही है भाई बच्चों? उसके बाद आप इस चैप्टर के अंदर क्या करोगे? आप उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में देखोगे कि जो लॉज हैं, ठीक है, जो भी लॉज आते हैं उनको देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हुक्स लॉ, इसको आप देखोगे। हुक्स लॉ को, हुक्स लॉ के हवाले से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि MCQ में। ठीक है, एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि अगर मैं वाटर की बात करूँ, लाइक कि मैं सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों लिक्विड में जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी ना उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा।
सही है, जितनी डेप्थ होगी उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। सही है कि यानी यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। एक और चीज़ कि अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला देखूँ तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक जो है वो पिन की बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पिन है, ठीक है। इस पिन का ये वाला जो एरिया है ये है A1 और ये वाला जो एरिया है ये है A2। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 है तो F1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, F2 से। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे इस चैप्टर के अंदर कि जो प्रेशर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर इसमें एक चीज़ और आपने देखनी है और वो है पास्कल लॉ। सही है, लिक्विड प्रेशर जो फोर साइडेड ट्रांसमिट होता है उसके लिए एक लॉ थी और वो था पास्कल लॉ। ये देख लीजिएगा, ये ज़रूर देखिएगा, इससे MCQ बन सकता है। और लास्ट में आपके पास जो एक MCQ बन सकता है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास बन सकता है, ओके, ये प्रेशर को देखेंगे, पास्कल लॉ को और हाइड्रोलिक को, ठीक है। यानी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक वर्क ऑन डैश लॉ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पास्कल का लॉ है। चले जी आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है प्यारे बच्चों, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 MCQ के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कुछ केसेस है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। सही है, चैप्टर नंबर 6 में बच्चों यहाँ पर बात होती है, मेन जो बात होगी इस फॉर्मूले के हवाले से कि G इज इक्वल टू GME अपॉन RE और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो डेवलप होता है कि जो G है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। लेट कंसीडर आपसे कहते हैं कि अगर R है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब कि G की वैल्यू क्या होगी। तो आपने जहन में एक बात रखनी है कि जितना R की वैल्यू बढ़ रही है ना आप उसका स्क्वायर कर दो। यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा 2 का स्क्वायर 4, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। तो अगर R 2 टाइम्स बढ़ता है तो ग्रेविटी कितने टाइम कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर R 3 टाइम्स बढ़ता है तो ग्रेविटी कितने टाइम कम हो जाएगी, 9 टाइम कम हो जाएगी। सही है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे। फिर दूसरी चीज़ के एक MCQ जो कि मैंने अपने पेपर में पूछा था, कुछ बच्चों ने उसमें गड़बड़ कर दी, वो ये है कि अगर मास भी बढ़ाए और हम रेडियस भी बढ़ाए तो कैपिटल G पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या है, वजह ये है कि कैपिटल G जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे सवाल किया जा सकता है कि अगर जैसे W इज इक्वल टू mg, अब मिसाल के तौर पर आपसे कहते हैं कि अगर ग्रेविटी मून पर तो वेट क्या होगा। तो भाई अगर ग्रेविटी कम होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके का MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके पास जो है वो जो लॉज हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों चैप्टर नंबर 7, तो भाई चैप्टर नंबर 7 के हवाले से जो डिस्कशन होती है वो होगी कि आपने देखना है बॉयल्स लॉ को इसके अंदर और चार्ल्स लॉ को, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। फिर दूसरी चीज़ आपने इसमें ये देखनी है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, उनको देखना है। और आपके पास इस चैप्टर के अंदर जो एक और मेन कंसेप्ट आता है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो जो डिस्कशन होगी आपकी बच्चों, उसके अंदर आप देखोगे कि गैसेस के हवाले से, ठीक है, गैसेस के हवाले से जो ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, ठीक है, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ की बात करेंगे हम इसमें। एक और चीज़ देख लीजिएगा कि जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, यानी लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड, इनके नेम्स देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी,
अब आ जाइए चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 आसान है। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले तो आप एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें से आ सकता है सवाल के टाइडल एनर्जी या जो है वो दूसरी जो टाइप्स हैं जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपके पास है और वो कॉन्सेप्ट है किसका के एफिशिएंसी का, यानी कि परसेंटेज। और वो देखो किसके बराबर होता है, E2 अपॉन E1 के। सही है, E2 अपॉन E1। इसका मतलब E2 जो है वो आउटपुट थी, E2 जो है वो आउटपुट है और E1 जो है वो इनपुट है। ये तो परसेंटेज का फॉर्मूला ही होता है, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, E1 के, और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, E2 के। फिर एक बात और देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है mgh के। तो अगर कोई बॉडी पेपर में सवाल आता है कि अगर एक बॉडी ग्राउंड से और किसी भी हाइट कवर करते हुए ऊपर गई तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। कॉमन सेंस की बात है, हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, देख लीजिएगा। एंड एट लास्ट जो एमसीक्यू के हवाले से मुझे डिस्कशन करनी है वो है चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में आप देखोगे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 9 के अंदर आपने हीट कैपेसिटी वाली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का एक रिलेशन है उसको देख लेना, स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, उसके बाद आप लोग एक चीज़ और देखोगे, बायमेटालिक स्ट्रिप, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो वो बायमेटालिक स्ट्रिप है। सही है, इसके अलावा इसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यूज़ है उनको देख लेना। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। बीटा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के। तो इसका मतलब वो आपसे कह सकते हैं कि अल्फा किसके बराबर है, तो भाई ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो ऑप्शन होगा B/3, उस पर टिक कर देना। इस तरीके से एमसीक्यूज आपके आएंगे। अब आ जाइए, हम अपनी वीडियो को जो है वो अब एंड की तरफ लेकर आएंगे। देखो, शॉर्ट तो आप जो है वो आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन शॉर्ट के होंगे और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के। न्यूमेरिकल्स के हवाले से बच्चों मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ, और वो ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इन दोनों से यानी 2 और 3 से मिलकर एक न्यूमेरिकल बनने के चांस है, कोई भी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 और 3 के बाद आप जो है वो चैप्टर नंबर 4, सही है, फिर आप जो है वो एक न्यूमेरिकल तो ग्रेविटेशन से आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद आप जो है एक न्यूमेरिकल कर लोगे किससे, 6 से। तो आपके ये न्यूमेरिकल हो गए 3। सही है, फिर एक न्यूमेरिकल आपका जो है वो एनर्जी वाले चैप्टर से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, आपको टोटल न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा 4 न्यूमेरिकल्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं 2, 3 से 1, 4, 6 और 8, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। एक एडवाइस दे रहा हूँ, और वो एडवाइस मेरी ये है कि एक जो ये वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल है ना, P = F/A, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल को देख लेना, जो कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 से मिलेगा, और एक न्यूमेरिकल आप चैप्टर नंबर 9 का। इन दोनों में से आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको देख लेना। वैसे आपका इधर से एक न्यूमेरिकल निकलेगा, एक न्यूमेरिकल यहाँ से निकल रहा है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से निकलेगा इंशाल्लाह, एक न्यूमेरिकल यहाँ से और एक न्यूमेरिकल यहाँ से। तो आपको 4 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने होंगे ऑलमोस्ट। तो आपका यहाँ से न्यूमेरिकल का आसान हो जाएगा। उसके बाद आखिरी चीज़ कि आप जो शॉर्ट है वो और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आप लोग मेरे गैस पेपर से कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो फिजिक्स का पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। कीप मी इन योर प्रेयर्स, कीप मी HH Academy, कीप HH Academy इन योर प्रेयर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोगों की मेहनत राय करी जाएगी और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। अपनी तैयारी को अच्छे रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाह।